सबको राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? आप सबको पता है हमने कंप्यूटर की एक क्लास कर ली है, दूसरी वीडियो है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका कंप्यूटर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे। कंप्यूटर को आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको पीढ़ियों में बांट दिया गया है। तो चलिए करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। देखो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो पहली पीढ़ी है सर, इसका समय क्या था? पहली पीढ़ी का समय क्या था साहब? वो था 1942 से लेकर 1955 तक। पहली पीढ़ी का कार्यकाल अगर आपसे एचएससी पूछ ले तो पहली पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से लेकर 1955 तक। सर पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज किसका होता था ये बताओ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का, या जिसे हम कहते हैं निर्वात ट्यूब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्वात ट्यूब। ठीक है सर। देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। आप सबको पता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। इनमें एक खास बात थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक खास बात थी। सर वो खास बात क्या थी? वो खास बात क्या थी कि इन कंप्यूटरों को जो बनाता था वही व्यक्ति इनको यूज कर सकता था। इन कंप्यूटरों को जो बनाता था वही इनको यूज कर सकता था। मैंने ये बोला है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे थे। खास बात क्या थी इनमें? इन कंप्यूटरों को जो बनाता था वही व्यक्ति इनको यूज कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता गया कंप्यूटरों का आकार छोटा होता चला गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। सर आकार बहुत बड़ा होता था। कितना बड़ा होता था? जितना हमारा एक कमरा होता है बड़े वाला, उतना बड़ा कंप्यूटर का आकार होता था। एक बड़े कमरे के साइज जितना पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार होता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया कंप्यूटरों का आकार छोटा होता चला गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे। खास बात ये थी जो इनको बनाता था वही व्यक्ति इनको यूज कर सकता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाते थे। और ठंडा बहुत लेट से होते थे। इनको ठंडा करने के लिए हम यूज करते थे एसी का, एयर कंडीशनर का। इसलिए ये और भी महंगे होते थे। सर हम इसमें स्टोरेज का यूज करते थे। किसका? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए हम किसका यूज करते थे साहब? मैग्नेटिक ड्रम साइज में बहुत बड़े होते थे। एक कारण ये भी है स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम होती थी, साइज में बहुत बड़े होते थे। ये कारण ये भी है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। अगली बात क्या है सर? इसकी भाषा कैसी थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कैसी थी? भाषा बताओ। भाषा थी हाई लेवल लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कैसी थी? हाई लेवल लैंग्वेज। आपसे एसएससी पूछेगी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कैसी थी? हाई लेवल लैंग्वेज। सर कौन सी लैंग्वेज? नाम बताओ। असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी है मशीनी लैंग्वेज। देखो एचएससी क्या पूछेगी हमसे कि असेंबली लैंग्वेज कैसी भाषा है? असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। या ये पूछेगी मशीनी लैंग्वेज कैसी भाषा है? मशीनी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। सर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते कौन से थे? IBM और यूनिवेक।
यूनिवेक के कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। आप कहोगे सर IBM तो वर्तमान में एक कंपनी है, वर्तमान में एक कंपनी है। देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर IBM होते थे, लेकिन वर्तमान में IBM कंपनी का रूप ले चुकी है। सर IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो आम आदमी के समझ में नहीं आती, आम आदमी के समझ में नहीं आती। जो व्यक्ति इन कंप्यूटर को बनाता था वही व्यक्ति उनको चला सकता था। अगली पीढ़ी कौन सी है? दूसरी पीढ़ी। देखो दूसरी पीढ़ी पढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी इंग्लिश में कहे तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन देखो दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड बताओ। देखो पहली पीढ़ी का था 1942 से लेकर 55, इसका है 1955 से लेकर 1964 इसका टाइम पीरियड है। इनमें यूज किसका होता था? यूज बताओ। ट्रांजिस्टर का यूज होता था। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का, इसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर का। सर ट्रांजिस्टर तो जर्मेनियम के बने होते हैं, जर्मेनियम के बने होते हैं। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, बताओ भाई किसने किया था आविष्कार इसका? शाकले ने। किसने साहब? शाकले ने। अगर आपसे पूछ ले, HSC पूछ ले या और कोई पूछ ले कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शाकले ने किया। ट्रांजिस्टर तो सर जर्मेनियम के बने होते हैं, और जर्मेनियम तो अर्धचालक होती है, अर्धचालक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर होती है। देखो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम अर्धचालक होती है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होती है विद्युत की। जर्मेनियम का आविष्कार किया शाकले ने, जर्मेनियम का नहीं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया शाकले ने। ट्रांजिस्टर बने होते हैं जर्मेनियम के, जर्मेनियम विद्युत की अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है। सर भाषा कैसी थी? भाषा बताओ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कैसी होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे, दो भाषा का आविष्कार हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज का। दूसरी पीढ़ी के भाषा कौन सी थी? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कैसी थी? हाई लेवल लैंग्वेज। सर भाषा कौन सी थी? भाषा बताओ। भाषा थी कोबोल और फोर्ट्रन को देखते ही आपके मन में एक विचार आया, सर फोर्ट्रन तो ना कंप्यूटर की पहली भाषा लैंग्वेज थी। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किस भाषा में बनाया गया था? फोर्ट्रन भाषा में। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किस भाषा में बनाया गया था? फोर्ट्रन भाषा में बनाया गया था। HSC बार बार पूछती है, पता नहीं क्यों पूछती है। क्या ये HSC का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये फेवरेट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रन कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किस भाषा में बनाया गया था? फोर्ट्रन भाषा में बनाया गया था। सर फुल फॉर्म क्या होती है फोर्ट्रन की? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होती है साहब? फार्मूला ट्रांसलेशन होती है फोर्ट्रन की फुल फॉर्म। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, दूसरी पीढ़ी के अंदर होती थी कोबोल फोर्ट्रन। आपसे HSC क्या पूछेगी? साहब ये पूछेगी कि कोबोल और फोर्ट्रन कौन सी पीढ़ी में आए? दूसरी पीढ़ी में आए। कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किस भाषा में बनाया गया था? फोर्ट्रन भाषा में बनाया गया था। फोर्ट्रन भाषा की फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है।
दूसरी पीढ़ी में किन का यूज होता था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? जर्मेनियम के। जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शाकले ने किया। अगली बात है तीसरी पीढ़ी की। देखो हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी। अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। देखो तीसरी पीढ़ी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड तो बताओ। देखो टाइम पीरियड क्या था साहब? 1964 से लेकर 1975 इसका टाइम पीरियड था। तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था? 1964 से लेकर 1975। एचएससी टाइम पीरियड भी पूछ लेती है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की टाइम पीरियड क्या था? 1964 से लेकर 1975। सर यूज किसका होता था? यूज बताओ। यूज होता था आईसी चिप का। आईसी चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका यूज होता था। सर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? आविष्कार बताओ। क्या पता एचएससी क्या पूछ ले। आविष्कार किसने किया ये तो बताओ। आविष्कार किया जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने और जे.एस. किल्बी ने। आईसी चिप बनी किसकी होती है? बनी किसकी होती है ये भी तो पूछ ले। क्या बता ये भी पूछ ले कि आईसी चिप बनी किसकी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। सर सिलिकॉन तो ना गर्म करने पर अर्धचालक बन जाती है। अर्धचालक। देखो सिलिकॉन गर्म करने पर अर्धचालक बन जाती है और शुद्ध सिलिकॉन क्या होती है? विद्युत की कुचालक। क्या पता आपसे क्या पूछ ले। अगर आपसे पूछ ले साइंस में कि शुद्ध सिलिकॉन क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। सिलिकॉन को जब हम गर्म करते हैं तो कैसी बन जाती है? अर्धचालक। गर्म करने पर अर्धचालक है और शुद्ध सिलिकॉन होती है कुचालक, विद्युत की। आईसी चिप का आविष्कार क्या था? किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने किया था साहब। अगली बात है कि इसी के अंदर तीसरी पीढ़ी के अंदर देखो टाइम शेयरिंग सिस्टम आ चुका था। मल्टी प्रोग्रामिंग आ चुका था। मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो जब तीसरी पीढ़ी का टाइम आया तो हमने क्या विकास कर लिया था? टाइम शेयरिंग सिस्टम का और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का। सर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे हम गाने सुनते सुनते हम चैट भी कर सकते हैं। एक साथ कई चीज़ों का काम करते हैं हम, उसको कहते हैं टाइम प्रोग्राम सिस्टम। जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन भी टाइम मल्टी प्रोग्राम सिस्टम पर काम करते हैं। जैसे हम गाने सुनते सुनते किसी के साथ चैट भी कर सकते हैं और फेसबुक भी चला सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के पास कुछ भेजते हैं उस पर टाइम लिखा होता है कि किस टाइम पर भेजा गया, किस टाइम पर उसने रिसीव किया। ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन टाइम शेयरिंग सिस्टम के अनुसार होती है। किस में आई थी? तीसरी पीढ़ी के अनुसार आई थी। अगली बात है कि तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज का काम किस में होता था? अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो कि तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज का काम किस में होता था? वो होता था मैग्नेटिक डिस्क में। स्टोरेज का काम किस में होता था साहब? मैग्नेटिक डिस्क में स्टोरेज का काम होता था। अगली बात है चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। देखो तीसरी पीढ़ी में इतना ही था। अगली है चौथी पीढ़ी। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर टाइम पीरियड क्या था, टाइम तो बताओ। हम टाइम भी बता रहे हैं, आप शांति रखो। देखो टाइम क्या था साहब है 1975 से लेकर 1985। फोर्थ, अगर आपसे एचएससी पूछ ले कि चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, 1975 से लेकर 1985। सर इसमें यूज किसका होता था, यूज बताओ। यूज होता था लार्ज, देखो लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर आईसी चिप का मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आईसी चिप का ही यूज होता था फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है सर, यूज होता था। इनमें क्या था फोर्थ में, इसमें आता मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कब आए, फोर्थ जनरेशन में आए। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसिंग कब आए, चौथी पीढ़ी में आए, फोर्थ जनरेशन में आए। इनसे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग के आने से कंप्यूटर में तेजी आई, कंप्यूटर में तेजी आई, कंप्यूटर तेजी से काम करने लग गए। आप सबको पता है, आप सबको पता है रैम, रैम रोम, रैम रोम का आविष्कार कब हुआ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख देता हूं मैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे पूछ ले कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। देखो रैम और रोम कब आई, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आई। इनसे आने से क्या हुआ, इनसे आने से क्या हुआ, कंप्यूटरों में और तेजी आई, और तेजी आई। मतलब हमारा टाइम बच गया। जो काम पहले घंटों घंटों में होता था, इनके आने से वही काम 15 या 20 मिनट में होने लग गया। 15 या 20 मिनट में होने लग गया। अगली बात है GUI, GUI कब आया, फोर्थ जनरेशन में आया। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो GUI के आने से कंप्यूटर के विकास में और तेजी आई। मतलब है कंप्यूटर चलाने में और आसान हो गए, और कंप्यूटरों का साइज और छोटा होता चला गया। कंप्यूटरों का साइज और छोटा होता चला गया, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में और छोटा होता चला गया। आप सबको पता है अगली पीढ़ी कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, पांचवी पीढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पांचवी पीढ़ी। देखो देखो एक शायद एक क्वेश्चन रह गया था। फोर्थ पीढ़ी में स्टोरेज का काम किस में होता था, स्टोरेज का काम होता था मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में ही होता था, मैग्नेटिक डिस्क में। देखो फोर्थ पीढ़ी में स्टोरेज का काम मैग्नेटिक डिस्क में होता था। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पीढ़ी। देखो पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर टाइम क्या था, 1985 से लेकर अब तक हम किसका यूज करते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का यूज करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यूज किसका होता था, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम यूज किसका करते हैं, वो करते हैं वेरी लार्ज स्केल पर आईसी चिप का। एक बहुत बड़े पैमाने पर हम आईसी चिप का यूज करते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इनके आने से क्या हुआ, बड़े स्केल पर
बड़े स्केल पर आईसी चिप का इस्तेमाल करने से क्या होगा, करोड़ों की गणना करोड़ों की गणना पल भर में होने लग गई। देखो इनसे क्या फायदा हुआ, करोड़ों की गणना पल भर में होने लग गई। और सुपर कंप्यूटर कब आए, 5वीं पीढ़ी में आए। और सुपर कंप्यूटर 4थी पीढ़ी के अंदर भी आए और 5वीं पीढ़ी के अंदर भी आए। WWW वर्ल्ड वाइड वेब कब आया, 5वीं पीढ़ी के अंदर आया। इंटरनेट कब आया, 5वीं पीढ़ी में आया। अगली बात है सुपर कंप्यूटर WWW इंटरनेट कब आए, 5वीं पीढ़ी के अंदर आए। 5वीं पीढ़ी के अंदर आए। सर 5वीं पीढ़ी में हम स्टोरेज किस में करते थे, स्टोरेज हम करते थे CD में। आप सबको पता है जो गोल गोल होती है ऐसे वाली, इसको हम CD बोलते हैं। स्टोरेज के लिए हम 5वीं पीढ़ी में CD का यूज करते हैं। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। और हम किसका यूज करते थे स्टोरेज के लिए, ऑप्टिकल डिस्क का। देखो हम 5वीं पीढ़ी में स्टोरेज के लिए 2 का यूज करते हैं, CD का और ऑप्टिकल डिस्क का, कॉम्पैक्ट डिस्क का और ऑप्टिकल डिस्क का यूज करते हैं। और आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी 5वीं पीढ़ी में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी कब हुआ, 5वीं पीढ़ी के अंदर हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि स्थिति के अनुसार कंप्यूटर खुद निर्णय ले सके, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपने गूगल पर कुछ सर्च करना है, मान लो आपने गूगल पर फेसबुक सर्च करना है, फेसबुक सर्च करना है। आप गूगल पर क्या लिखोगे, एफ लिखते ही गूगल क्या दिखा देगा नीचे, क्या आप फेसबुक सर्च करना चाहोगे। हमने लिखा एफ लिखते ही नीचे आ गया फेसबुक। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर को पहले ही पता चल गया कि ये बच्चा फेसबुक को सर्च कर रहा है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली बात करते हैं हम कुछ फुल फॉर्म की। देखो हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आप सबको पता है। पहली फुल फॉर्म क्या साहब है, वो है वायरलेस नहीं, वो वाईफाई। देखो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है। अगर HSC हमसे पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है साहब, है वो होती है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस की नहीं, वाईफाई की। पता नहीं मैं क्यों बार बार वायरलेस बोल रहा हूँ। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। HSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी होती है। अगली कौन सी है, अगला हमारा गूगल। गूगल का आविष्कार कब हुआ, 1996 में हुआ। गूगल का आविष्कार कब हुआ, 1996 में हुआ। किसने किया साहब, है सर्जे ब्रिज और लैरी पेज ने। देखो गूगल का आविष्कार कब हुआ, 1996 में हुआ। किसने किया, सर्जे ब्रिज और लैरी पेज कहाँ के थे, अमेरिका के। और सर्जे ब्रिज कहाँ के थे, रसिया के। दोनों ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। देखो गूगल का आविष्कार 1996 में हुआ। किसने किया, सर्जे ब्रिज और लैरी पेज ने किया। दोनों ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लैरी पेज थे अमेरिका के, सर्जे ब्रिज थे रसिया के। अगली बात हमारी
WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का आविष्कार किसने किया? किसने किया साहब आविष्कार? इसका आविष्कार पूछ ले। टिम्स बर्नर्स ली। WWHC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। WWHC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, क्या ये HC का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये HC का फेवरेट क्वेश्चन है? ये बताओ कि WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। आविष्कार किसने किया? टिम्स बर्नर्स ली ने किया। ठीक है सर, आगे बताओ। अगला है हमारा फेसबुक। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि फेसबुक, हम फेसबुक चलाते हैं, सभी बच्चे चलाते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई साहब है? 2004 में। 2004 में किसने की? मार्क जुकरबर्ग। देखो, मार्क जुकरबर्ग ने किस स्थापना की? फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। किसने की? मार्क जुकरबर्ग ने की 2004 में। अगली हमारी कौन सी है? मोडम। देखो, HSC ने MODEM मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? HSC ने कई बार पूछ ली कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। अगली फुल फॉर्म क्या साहब है? अगली है KBPS। ये तो साहब है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए हमें। इस पर तो डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाओ। KBPS की फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट पर सेकंड। किसकी फुल फॉर्म होती है साहब है? KBPS की किलोबाइट पर सेकंड। अगली कौन सी है साहब है? CRT क्या होते साहब है? कैथोड रे ट्यूब। देखो, आपने पहले कंप्यूटर देखे होंगे, जो पुराने कंप्यूटर थे वो कुछ इस तरह से होते थे। देखो ऐसे, और हमारे टीवी भी तो इस तरह के होते थे। जो हमारे टीवी के पीछे ए होता था ना, बड़ा वाला, ये किसके बने होते थे? CRT के, कैथोड रे ट्यूब के बने होते थे। बड़े वाला हिस्सा था, किसका बनाता था? ये CRT का। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अगली हमारी आ गई एल्गोल। सर एल्गोल क्या है? एल्गोल भी HSC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। आपसे HSC ये पूछेगी एल्गोल क्या है? एल्गोल एक लैंग्वेज है। एल्गोल क्या है? एक लैंग्वेज है। सर फुल फॉर्म तो बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कौन सी साहब है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। एल्गोल क्या है? एल्गोल एक लैंग्वेज है। कौन सी फुल फॉर्म क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।